नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से प्रमुख कहानी बेटों वाली विधवा कहानी की मूल संवेदना पर बात करेंगे। लेखक समाज में किसी घटना को देखकर संवेदनशील हो उठता है, उसका मर्म प्रभावित हो उठता है। आगे वही कहानी की मूल संवेदना सिद्ध होती है। लेखक का मर्म जिस बात से आदृत प्रभावित हुआ होता है, उसे व्यक्त करने के लिए, उसे पाठकों तक ज्यों का त्यों पहुंचाने के लिए एक प्रकार से वह व्याकुल सा हो उठता है। पूरी कहानी का सारा ताना बाना उसी के माध्यम भर होता है। यहाँ प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना इतनी है कि प्रेमचंद जी ने अनुभव किया कि पति के रहते जिस माँ का बड़ा भारी सम्मान रहता है, पति के निधन के बाद उसी माँ की उपेक्षा होने लगती है और संतान भी माँ के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए मनमानी करती है। जिसकी वह स्वामिनी रही होती है, उस संपत्ति की मालिक संतान बन जाती है और माँ बेसहारा होकर छटपटाती है। वह दूसरों की दया और दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित हो जाती है। इसमें माँ का बड़ा भारी अपमान भी प्रतीत होता है। लेखक ने इतना अपनी ओर से और जोड़ दिया है कि ऐसी स्थिति में मरा तो नहीं जाता, इसलिए जीवन को अधिक कष्टमय होने से बचाने के लिए माँ का परिवार वालों से मिलजुल कर परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालकर चलने में ही हित होता है। उसी में उसकी समझदारी है। इसे भली प्रकार व्यक्त स्पष्ट करने के लिए हम प्रेमचंद जी की कहानी की मूल संवेदना को इस प्रकार भली भांति समझ सकते हैं कि पाठक कहानी पढ़कर बहुत कुछ वैसा ही अनुभव करता है जैसा कहानी लिखने की प्रेरणा देने वाली संवेदना प्रेमचंद जी के भीतर उमड़ रही हो। फूलमती अपने पति पंडित अयोध्यानाथ के रहते अपने घर की स्वामिनी थी। उसका बड़ा सम्मान था। उसकी स्वीकृति के बिना घर का कोई सदस्य कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। उसे किसी चीज़ का अभाव ना था। पति के मरते ही 13वीं के दिन से ही फूलमती की स्थिति बदल जाती है। उसकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। उसके लड़कों ने ब्रह्मभोज की तैयारी के लिए जो सामान मंगवाया वह माँ द्वारा बताई गई मात्रा से कम था। कटौती करने की सूचना भी उन्होंने माँ को ना दी थी। बड़ी बहू फूलमती की इजाज़त के बिना तिजोरी खोलकर रुपए दे रही थी। लड़कों ने फूलमती को लड़की कुमुद का विवाह भी माँ की इच्छा के विपरीत दयानाथ से वहाँ कर देने का निश्चय किया था। जब माँ ने हस्तक्षेप किया तो बड़े पुत्र कामता प्रसाद ने कहा कि माँ, अपना हानि लाभ हम भी समझते हैं। उसने यह भी कहा कि दादा के मरते ही संपत्ति पर तुम्हारा कानूनन कोई अधिकार नहीं रह गया है। स्त्री धन गहने ही तुम्हारे हैं बस। लड़कों ने ब्रह्मभोज की तैयारी भी अपने आप की थी और अनुभवी माँ से कुछ ना पूछा था। फलतः उसमें अनेक कमियां रह जाने से पंगत बिना भोजन किए उठ गई थी, जिससे बड़ी बदनामी भी माँ को महसूस हुई थी। माँ फूलमती को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि संतान अब मनमानी करने लगी है और घर में मेरा कोई महत्व नहीं रह गया है। यह स्थिति फूलमती को बेहद अपमानजनक लगती थी, किंतु वह इसलिए ही जीवित थी कि मौत ना आती थी। पति के मरने पर उसकी पत्नी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, अधिकार पुत्रों को मिल जाता है। इस कानून को प्रेमचंद जी ने दूसरी कहानियों उपन्यासों में भी दोषपूर्ण बताया है। इस कहानी में भी कामतानाथ माँ फूलमती से कहता है कि जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती।
जिस संपत्ति की वह स्वामिनी रही, जिसे जीवन भर मेहनत करके जोड़ा, उस पर से पति के मरते ही सारा अधिकार छिन जाना आश्चर्यजनक है और पत्नी के लिए बेहद कष्टकारक। फूलमती के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वह झल्लाई, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे धन्ना सेठ ना थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है, नहीं आज बैठने को छां भी ना मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे विवाह में 10-10 हजार रुपये खर्च किए, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। किंतु उसका कहना सुनना व्यर्थ था। कानून के अनुसार अब संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं था। अधिकार न रह जाने से फूलमती को कितनी छटपटाहट हुई होगी, यह कहानी में व्यक्त है। फूलमती के रूप में यह छटपटाहट प्रेमचंद जी की है। उन्हें ये कानून उचित नहीं लगता। विधवा पत्नी के लिए अपमान की स्थिति पैदा करने वाला, स्वामिनी से उसे मुँहताप पर मुखापेक्षी बना देने वाला प्रतीत होता है। फूलमती संपत्ति पर अधिकार न रहने से अपनी ही संतान कुमुद का अपने ढंग से विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाती है। कैसी विडंबना है कि जिस संपत्ति को अपना पेट काट कर जोड़ा, वही संपत्ति उसकी नहीं रह गई और अपने ही घर में। कैसी परवशता है। यह स्थिति लेखक ने कहानी में भली प्रकार से स्पष्ट की है। यदि संतान संपत्ति लेकर शांत रह जाती और माँ के सम्मान में कमी न आती तो भी गनीमत होती, परंतु पति के मरते ही संतान का व्यवहार भी बदल गया। जो लड़के और बहुएं फूलमती के इशारे पर नाचते थे, वे उसे कोई आयोजन करने के बारे में सूचना तक भी ना देते थे। बड़ी बहू उससे बिना पूछे तिजोरी से रुपए निकाल लेती, जैसे कि वे रुपए उसी ने जमा किए हों। इससे ज़्यादा अपमान और क्या हो सकता था। लड़का माँ से अप्रत्यक्ष रूप से कहे कि तुम हमारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हो। पति के मरते ही कानून के अनुसार विधवा माँ का अधिकार धन पर से हटते ही संतान का व्यवहार बदल जाना स्वाभाविक है। आज धर्म नीति का शासन नहीं, कानून का शासन है। भौतिकता का युग है, पैसा ही सब कुछ है। जब तक लड़के किसी लायक ना थे, माँ पर निर्भर थे, तब तक माँ के आज्ञाकारी थे। जब कानून के कारण उन्हें संपत्ति का अधिकार मिल गया, तो माँ को उन्होंने अपने अधीन समझ लिया। यह कष्टकारक स्थिति नहीं तो और क्या है। प्रेमचंद ने इसे व्यक्त किया है। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्राघात से चीत्कार करने लगी। उसने इस स्थिति से मरना अच्छा समझा। वह सोचती, वाह रे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाँव में खड़ी नहीं रह सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। उसे मातृत्व अभिशाप जान पड़ता। इससे तो उसने संतान को जन्म ही ना दिया होता, तो उसे इस तरह अपमानित तो ना होना पड़ता। समाज में बदनामी की चिंता। कहावत है कि इज्जतदार का मरना है, इसी प्रकार यह भी कि नंगा क्या पहने और क्या निचोड़े। जिसकी पहले समाज में इज्जत रही हो, वही व्यक्ति सबके सामने अपमानित जीवन व्यतीत करे, तो उससे अधिक कष्टप्रद और क्या हो सकता है। गीता में भी कहा गया है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बेइज्जती मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होती है। विधवा फूलमती को यह भी चिंता हुई कि कमाने वाले 4-4 पुत्रों के होते हुए वह टुकड़ों की मोहताज हो रही है, तो समाज वाले क्या सोचेंगे। यदि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, तो भी मरना तो मेरा ही है ना, ऐसा वह सोचती थी और इसी डर से घर छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकती थी। ब्रह्मपोच में लोगों के उठकर चले जाने, उनके खाना ना खाने से पुत्रों को तो कोई दुख ना हुआ, परंतु फूलमती बहुत दुखी थी। उसने कहा था, तुम लोगों का क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मर्जाद बनाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। शहर में थू थू हो रही है। जब गंगा नदी से जल लेने फूलमती गई
और पैर फिसलने से जल में डूबकर मर गई, तब भी चर्चा तो उसी की हुई थी। हाँ, थे तो घर पर इसके भाग्य में ठोकरे खाना ही लिखा था। पुत्री के लिए अपने अरमान पूरे ना कर पाने का दुख भी फूलमती को था। माँ होने के कारण फूलमती अविवाहित अपनी पुत्री कुमुद का विवाह लड़कों के विवाह की भांति भली प्रकार करना चाहती थी। उसने लड़कों के विवाह में 10-10 हजार रुपये खर्च किए थे और कुमुद के विवाह में भी वह इतने रुपए लगाना चाहती थी। पति के निधन पर उसने सोचा भी ना था कि संपत्ति के रहते हुए भी वह अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह अपने संतोष के अनुसार करने से रोक दी जाएगी। पुत्रों के अच्छी तरह विवाह कर दिए गए थे, उनको संपत्ति पर अधिकार भी मिल गया था। वे विधवा माँ की आज्ञा मानने के बंधन से भी मुक्त हो गए थे। दूसरी ओर फूलमती अपनी अकेली पुत्री का विवाह भी अभी नहीं कर पाई थी। रुपयों में उसे हिस्सा नहीं मिला था। वह माँ का अपमान भी नहीं करती थी और भाई उसके विवाह में बाधक ही बन रहे थे। उसका भी फूलमती को बड़ा दुख था। उसने संपत्ति अपना पेट काट कर तन काट कर इसलिए तो जोड़ी थी कि वह उससे अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार निर्वाह कर सकेगी। लड़के जबरदस्ती संपत्ति हड़प लें और पुत्री को इच्छानुसार भी कुछ ना दे सके, इस विवशता से माँ का दुखी होना स्वाभाविक था। ब्रह्म भोज का प्रबंध तो पुत्रों और पुत्रवधुओं ने किया था, किंतु दोष मड़ा था कुमुद के सिर पर। यह भी फूलमती के लिए कष्टदायक स्थिति थी। फूलमती ने कहा भी कि माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है। पुत्रों द्वारा ये कहे जाने पर कि कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं, माँ ने कहा था, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हों चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूँगी। तुम्ही ने मेरी कोख से जन्म लिया है, कुमुद भी उसी कोख से जन्मी है। मेरी आँखों में तुम सब बराबर हो। जो माँ समानता का व्यवहार करे, जो नैतिक दृष्टि से सही है, उसी में रोड़े अटकाए जाएं, तो माँ का दुखी होना तो स्वाभाविक था। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने कहानी में शीर्षक बेटों वाली विधवा के अनुरूप ही कमाऊ 4-4 पुत्रों की विधवा माँ की दुर्गति का मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। कहानी फूलमती के प्रति पाठकों में संवेदना जगाने में पूर्णतया सक्षम बन पड़ी है। फूलमती को एक तो विधवा होने का कष्ट है, दूसरा संपत्ति पर अधिकार न रह जाने का बहुत बड़ा कष्ट है, पुत्रों द्वारा अपनी उपेक्षा किए जाने, उसे कड़वे जवाब देने का कष्ट है, पुत्रों के साथ अपने ढंग से न्याय न कर पाने का भी कष्ट है, समाज में बदनामी होने का दुख है। इस प्रकार फूलमती विधवा होने पर भी चारों ओर से कष्ट और अपमान से घिरकर छटपटाकर रह जाती है। उसके प्रति पाठक की सहानुभूति उमड़ पड़ती है और प्रेमचंद जी इसमें पूरी तरह से सफल रहे हैं। धन्यवाद।